नाउ स्टार्ट करते हैं एंड इथिकल हैकिंग हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकल्स कम हैं, थ्योरी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से चीज़ों को वन बाय वन एग्जीक्यूट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है सिंपल सा है कि चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं इथिकल हैकिंग के अंदर, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करना है। सो ये जो इथिकल हैकिंग है ये इसी काउंसलिंग का कोर्स है, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारे पास जो भी साइबर अटैक्स होते हैं वो किस तरीके से हमारे पास अटैक एग्जीक्यूट करते हैं, क्या उसका कोर्स है। सो ये एग्ज़ाम कोड है, सर्टिफाइड इथिकल हैकर्स एग्ज़ाम कोड 31250 है, अवेलेबल फॉर इसी काउंसलिंग एग्ज़ाम पोर्टल। तो ये उसकी पर्टिकुलर वेबसाइट है एंड ड्यूरेशन 4 आवर्स का एग्ज़ाम्स होता है, क्वेश्चन 125 आते हैं। तो ये उसकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं। टेबल कंटेंट्स की बात करें तो पहले एथिकल हैकिंग की इंफॉर्मेशन है, लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अभी इतने टाइम से पढ़ते ही आ रहे हैं। देन दूसरे में फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन है कि लाइक फुट प्रिंटिंग्स किस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कंटेंट्स यहाँ पर हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। अगर हम बात करते हैं लाइक मॉड्यूल 1, तो यहाँ पे है लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ इथिकल हैकिंग कि हैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो गए देखिए, सबको पता है कि हमारा जो भी हैकिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे एक्सप्लेनेशन चलते हैं कि हमारा जो भी सिस्टम्स है, सिस्टम्स का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे टर्म्स की बात करते हैं तो सिस्टम्स की बात करते हैं, तो जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सर्वर्स की। लाइक अगर हम बात करते हैं सी एच इंट्रो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर्स आते हैं कि कोई भी कंपनीज होती है तो उसके अंदर से होता है नेटवर्क। एंड नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जैसा एक आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पास एक लैन नेटवर्क होता है, गॉट इट द वॉइस। तो आप लोगों ने लैन नेटवर्क के बारे में तो सुना है, और लैन के अलावा दूसरा आपने सुना है वैन। बट मैं बताऊँ, लैन नेटवर्क के अंदर ही हम मल्टीपल लैन डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क ऑपरेट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क का क्या होता है, जिसमें से एक नेटवर्क हमारा बनता है डीएमजेड, एक हमारा नेटवर्क होता है डीएमजेड जिसको हम बोलते हैं डीमोनेटाइज्ड जोन। तो कोई भी कंपनी जब भी अपना काम करती है तो वो एक अपना एक डीएमजेड नेटवर्क बना के रखते हैं जिसको हम बोलते हैं डीएमजेड, डीमोनेटाइज्ड जोन। डीएमजेड क्या है? दिस इज अ सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, सिक्योर नेटवर्क यानी कि ये इतना ज़्यादा सिक्योर है कि यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स होती हैं हमारी फायरवॉल्स की। एंड कंपनीज के जितने भी सर्वर्स हैं वो सारे के सारे सर्वर्स इसी डीएमजेड नेटवर्क पर इंस्टॉल करे जाते हैं। अब सर्वर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और डीएमजेड क्यों डेडिकेटेड बनाया जाता है। तो सिंपल सा है कि यहाँ पर सपोज करिए कि ये मेरे कुछ सर्वर्स हैं एंड नाउ इन सभी के सभी सर्वर्स को नाउ आई एम कनेक्ट विद द डीएमजेड, डीमोनेटाइज्ड जोन। यानी कि आपने देखा होगा कि हर कंपनी वो कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा अलग रूम है जहाँ पे हमारा डेटा सेंटर बना हुआ है, जहाँ पे हर किसी के जाने की परमिशन नहीं होती। ये वही डीएमजेड है, यानी कि ओनली एडमिन कैन अलाउड। अब यहाँ पे क्या है कि लाइक आपके पास आपका डीएनएस सर्वर हो सकता है, नाउ आपके पास आपका डीएचसीपी सर्वर हो सकता है, गॉट इट। नाउ आपके पास आपका वेब सर्वर हो सकता है, नाउ आपके पास आपका प्रिंट सर्वर हो सकता है, नाउ आपकी कंपनी में आपके पास मेलिंग सर्वर आपका हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर हो सकता है। देयर आर एन नंबर ऑफ सर्वर्स इज अवेलेबल। अब इन सर्वर्स की आती है एक्सेस पॉलिसीज, यानी कि अगर एक्सेस पॉलिसीज की हम बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स की एक्सेस पॉलिसीज यहाँ पर एग्जीक्यूट होती हैं। दिस इज टू टाइप्स ऑफ एक्सेस पॉलिसीज एग्जीक्यूट। सो ये हमारी एक एक्सेस पॉलिसीज है, यानी कि जो कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क को एक्सेस करेगा, ये वो पॉलिसीज है। लाइक दिस इज कॉल्ड द एक्सेस पॉलिसी, यानी कि ये एक ऐसा सिक्योर टनल है जिस पर्टिकुलर टनल के थ्रू हमारी जो चीजें हैं वो एक्सेस होंगी। गॉट इट एवरीवन। तो यहां पर हमारे पास दो टनल्स बनते हैं।
हम दो टनल्स बनाते हैं और दोनों टनल्स पर वी हैव एग्जीक्यूट अ फायरवॉल्स, और दोनों के दोनों टनल्स पर वी कैन एग्जीक्यूट अ फायरवॉल्स, और दोनों टनल्स पे हम फायरवॉल्स एग्जीक्यूट करते हैं अपने। नाउ फायरवॉल्स में वो आपके राउटर, स्विचेस, कुछ भी हो सकता है जो भी कंपनी के अकॉर्डिंग से। तो नाउ आई एम यूजिंग द फायरवॉल। रीज़न है कि अब ये दो टनल्स क्यों बनाए गए हैं। दो टनल्स बनाने के लिए रीज़न है कि एक मेरा इंटरनल यानी कि मेरी कंपनी की खुद का इंटरनल एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन। इंटरनल का मतलब है जहाँ पे कंपनीज के एम्प्लॉयज़ है, तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ तो कंपनी के अंदर ही बैठे हुए हैं। So like this is my internal network. Internal network का मतलब है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी के अंदर ही बैठे हुए हैं। अब वो भी क्या है, वो भी तो इन सर्वर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी क्या है, सेम वही पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है जो मेरे एक्सटर्नल नेटवर्क के लिए। एक्सटर्नल का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे मेरी अलग अलग ब्रांच हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ एक्सटर्नल नेटवर्क। ये मेरा एक्सटर्नल नेटवर्क है। एक्सटर्नल नेटवर्क, एक्सटर्नल नेटवर्क वो नेटवर्क जिसको हम पब्लिक नेटवर्क भी बोलते हैं, और या जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी से बाहर का नेटवर्क है, जो कि किसके थ्रू एक्सेस होगा, जो कि मेरा एक्सेस होगा ओवर द इंटरनेट। लाइक कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, मेरी कंपनी की एक ब्रांच दिल्ली में है, एक ब्रांच नोएडा में है, तो अलग अलग लोकेशंस में मेरी क्या है, अलग अलग ब्रांचेज हैं। तो नाउ एक मेरे पास ये वाला नेटवर्क है, तो ये वाला नेटवर्क भी किसके थ्रू एक्सेस होगा, वाया आईएसपी, यानी कि इंटरनेट के थ्रू हम सब एक्सेस करेंगे। अब सिंपल सा है कि देखिए दोनों जगह सेम पॉलिसीज हमने क्यों लगाई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कहीं ना कहीं ये वाली जो मशीन है ये सर्वर्स को एक्सेस कर रही है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है, हमने यहाँ पे एक और परमिशन दी हुई है इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे, और वो जो परमिशंस है वो क्या है कि भाई सिंपल सा है कि सर्वर के साथ साथ इन एम्प्लॉयज़ को इंटरनेट भी रिक्वायर्ड है। गॉट इट द पॉइंट। इन एम्प्लॉयज़ को क्या रिक्वायर्ड है, इंटरनेट। तो हमने क्या करा है, इनको इंटरनेट एक्सेस भी दिया है। इज इट क्लियर एवरीवन? इंटरनेट एक्सेस भी हमने दिया है। Yes, sir. अब जब इंटरनेट एक्सेस दिया है तो अटैकर जरूरी नहीं है ना कि डायरेक्ट यहीं से अटैक करे। अटैकर्स हो सकता है कि पहले मेरे इंटरनल नेटवर्क को करे और इंटरनल नेटवर्क से यहाँ पे आ जाए, यस या नो। तो इसलिए हमें दोनों साइड, चाहे वो मेरा इंटरनल नेटवर्क हो चाहे वो मेरा एक्सटर्नल नेटवर्क हो, मुझे जो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है वो दोनों साइड इक्वल करनी पड़ेगी, यस या नो। क्योंकि एक तो आ रहा है डायरेक्ट अटैक, तो डायरेक्ट अटैक्स में इस फायरवॉल को अटैक करेगा, लेकिन दूसरा क्या है कि अब ये जो एक्सटर्नल नेटवर्क है इसने आज क्या कर रहा है, सपोज हमने मोबाइल फ़ोन से ही अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लिया, तो एक्सटर्नल नेटवर्क बन गया बाहर के नेटवर्क से, उसके थ्रू अटैक आ सकता है। या हो सकता है वो कोई पेन ड्राइव भी लेके आ गया, उसमें कोई वायरस हो, उसके थ्रू भी अटैक है। या कोई उसने मेल ओपन करा है, उसके थ्रू अटैक आ सकता है। तो उसके सिस्टम पे अटैक आया तो उसके सिस्टम से नेटवर्क में आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर भी सेम ही सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे, जो सिक्योरिटीज़ हम कहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अपने एक्सटर्नल नेटवर्क के लिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो DMZ इज़ अ वेरी सिक्योर नेटवर्क, जिसको बोलते हैं डीमोटलाइज जोन, जहाँ पे मल्टीपल्स हमारी फायरवॉल्स की लेयर्स होती हैं जो कि हमारे सर्वर्स लगे रहते हैं, एंड ऑल सर्वर परमिशंस अलाउड एज पर द इंटरनल और एक्सटर्नल, जो दोनों के लिए सेम ही इक्वल ही परमिशंस हमारी अलाउड होती हैं। गॉट इट धनंजय, विशाल, इज इट क्लियर द पॉइंट? तो लाइक द सेम है कि लाइक अटैकर्स ब्रेक इनटू द सिस्टम फॉर द वेरियस रीजंस and purpose, therefore is important to understand how malicious hackers attacks and exploit the systems and the portable reasons behind these attacks, as such to state for if you know yourself but not the emergency। so अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स की,
तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी, तो इन्होंने दिया हुआ है कि द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन of safeguarding of information and information system that use, store and transmit information from unauthorized access, disclose the allegations and discretions information in a critical assets that organization must secure. If sensitive information falls into the wrong hands, these the representative organization may be suffer. And so simple सा है कि अगर यहाँ से मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनल नेटवर्क के थ्रू भी अगर यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मेरी लीक हो गई, तो जो भी हैकर, जो भी आउटसाइड हैकर्स बैठा हो, यानी कि लाइक दिस आर द हैकर्स, ये मेरे हैकर्स हैं, तो ये भी क्या है, इट्स ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट, ये भी मेरे क्या है, इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्टेड है। तो सिंपल सा है। तो ये तो थर्ड पार्टी हो गए ना। अब वैलिड है तो मेरे पास क्या कि मेरे भाई सर्वर्स तो यहाँ पर सबके साथ कनेक्ट है, क्योंकि नाउ आई एम ऑल्सो कनेक्टेड विद आईएसपी। मेरे एक्सटर्नल भी बैठे हैं, तो भाई आईएसपी के साथ तो और भी अननोन पीपल्स बैठे हैं ना। तो यहाँ पे कुछ नॉन भी हैं तो कुछ अननोन पीपल्स भी हैं, तो वो भी क्या करेंगे, अटैक्स करेंगे कि वो तो गैदरिंग करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो पैकेट्स को यहाँ भी भेजेंगे, एक्सटर्नल नेटवर्क में भी भेजेंगे, पब्लिक नेटवर्क के थ्रू भी भेजेंगे, इंटरनेट वैन, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि कैसे ना कैसे मैं सर्वर पे पहुँचूँ। अब सर्वर्स पे जाने के लिए तो क्या है भाई, ये लोग भी, ये एक्सटर्नल नेटवर्क वाले, पब्लिक नेटवर्क वाले, आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले भी मेरी कंपनी को, गूगल, याहू, फेसबुक को एक्सेस कर रहे हैं, कंपनी वाले भी कर रहे हैं। तो सिंपल सा वो तो देखेंगे ना कि यार चलो हम डायरेक्ट कंपनी के अंदर नहीं घुस पा रहे, किसी एम्प्लॉय के थ्रू चले जाएं, यस या नो, क्योंकि मुझे तो एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने की नीड है। तो एलिमेंट्स क्या है कि इसके जो कुछ एलिमेंट्स हैं, लाइक कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रिपब्लिकेशन। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है? सो कॉन्फिडेंटली का मतलब है, कॉन्फिडेंट इज द इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज confidentially branches may be occur due to the improper data handling or a hacking attempt. The confidentiality control including data classification, data encryption and proper disposal of equipment like such as DVD, USB drive, Blu-ray disc. तो जो भी हम अपना क्या है कि हमारे एम्प्लॉयज़ के थ्रू जो भी हमारी एक्सटर्नल पोर्टेबल हार्ड डिस्क या CD, DVD, पेन ड्राइव्स का हम यूज़ कर रहे हैं, तो उनके थ्रू भी वो कहते हैं कि चलो इसके अंदर कोई छोटी सी प्रोग्रामिंग कर देते हैं, जो कि जैसे वो सिस्टम पे कनेक्ट करेंगे वो सिस्टम के अंदर रन हो जाएगी। इंटरजिटी क्या करते हैं? इंटरजिटी इज द ट्रस्ट वर्दी ऑफ द डेटा ऑफ रिसोर्सेज इन द प्रिविजन ऑफ द इम्प्रूवर एंड अनऑथराइज्ड चेंजेस, द इंश्योरमेंट दैट इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंटली अकर्स so accurate for its purpose. The measurement, the maintain data integrity may be included in checksum a number process for the mathematical function to verify that a given block of data is not changed and access control, यानी कि कोई इसको चेंज नहीं कर पाएगा, ऑथराइजेशन है। अवेलेबिलिटी, सिंपल सा मतलब है कि अवेलेबिलिटी इज इंश्योर दैट द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सेसिबिलिटी व्हेन रिक्वायर्ड बाय द ऑथराइज यूजर। तो सिंपल सा यार, आप ऑथराइज यूजर्स हो, आपके थ्रू कोई चीज़ क्लिक हो गई, आपने उसको क्या एक्सेस दे दिया, आपको पता नहीं है, क्योंकि जिस इंसान को पता नहीं है वो क्या करता है, 10 चीज़ों पे क्लिक 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 करता रहता है। तो हो सकता है बाय मिस्टेक आपने किसी चीज़ पे कर दिया और उसको वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली, लाइक कोई फेक लिंक आ रखा है, आपने क्या करा, उस पर क्लिक कर दिया, उसके लिए तो परमिशन ग्रांटेड हो गई, और आजकल ऐसा फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है हमारे यहाँ। So measurement that maintain data availability when include the disk array of redundant systems and clustered. Now, like machines, antiviruses, software to the combat the malware and distribute denial of service prevent system. So simple सा है कि यार हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फेक लिंक आते हैं आजकल, कहते हैं यार इन पे क्लिक मत करो, क्योंकि अगर उनको क्लिक करा तो आपको क्या हुआ, आपने उसको एक तरीके से अलाउड कर दिया। क्योंकि हमें पता नहीं, आजकल व्हाट्सएप पे आपने देखें कि इस टाइप्स के काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि आपको ये चीज़ मिल जाएगा, 10 ग्रुपों में शेयर कर दो, ठीक है। तो वो क्या है, सारी जगह शेयर करने लग जाते हैं, मिलता कुछ नहीं उन्हें, बट उन्होंने क्या करा, अपनी इन्फॉर्मेशन तो दी, साथ में उन्होंने 10 ऐसे ग्रुपों में कर दिया कि अगर एक एक ग्रुप में 20-20 बंदे भी हैं तो उन 20 बंदों को और आपने उनकी भी इंफॉर्मेशन उस तक पहुँचा दी, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें तो सिर्फ डेटा से मतलब है, ठीक है, डेटा से मतलब है। कोई भी एक बंदा फ्रॉड में फंस गया तो हो गया काम। अब ऑथेंटिसिटी क्या कहते हैं? तो ऑथेंटिसिटी रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशंस डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी डेटा दैट इंश्योर द क्वालिटी ऑफ बिगिन genuine or uncorrupted. The major role of authentication is to confirm that a user is genuine. Controls such as biometric, smart card and digital certificate ensure the authenticity
ऑफ डेटा ट्रांजेक्शन कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो सिंपल सा ऑथेंटिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जिसको आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं क्या वो जेन्युइन पर्सन है। समटाइम्स क्या होता है कि कोई बाहर का बंदा आता है, वो क्या करता है कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन कोई गैदरिंग कर लेगा आपके पड़ोस पड़ोस से, वो बताएगा अच्छा आपके फादर का नाम ये है, आपका गांव ये है, आपका ये है, तो आप क्या करेंगे, सबसे लग रहा है ये वैलिड बंदा है, आप उसको एंटरटेन करना स्टार्ट कर दोगे, कुछ अपने बारे में बताना कर देंगे। तो ऐसी छोटी छोटी है, तो इन सारी चीज़ों से भी बचना है, यानी कि हमें जेन्युइनिटी को पहचानना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली में जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके चीज़ें नहीं करी जाती। लाइक जैसे कि आजकल इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन में क्या चल रहा है, वो बेसिक चीज़ें लोगों को दिखा रहे हैं, हम ये करेंगे वो ये करेंगे। जनता को ये सोचना है कि यार क्या वो जेन्युइनिटी में करेगा या नहीं करेगा, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। अब नॉन रिपुटेशन, तो नॉन रिपुटेशन का कॉन्सेप्ट क्या था, नॉन रिपुटेशन इज अ वे to guarantee that the sender of a message cannot later deny having sent the message and that the recipient cannot deny having received the message. Individually and organization use the digital signature to ensure non reputation. तो सिंपल सा है कि यहाँ देखिए काफ़ी सारे मैसेज हमारे पास आते हैं, लेकिन कंपनीज क्या करती है, कंपनीज ने आजकल एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कर दिया है जिसको वी कैन यूज द डिजिटल सिग्नेचर्स। तो इंडिविजुअली एंड ऑर्गेनाइजेशन यूज द डिजिटल सिग्नेचर टू इंश्योर नॉन रिपीटेशन, यानी कि एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस उन्होंने डाल दिया। सो लाइक आपने देखा आजकल एक HTTP वेबसाइट होती है और एक HTTPS होती है, तो HTTPS पे भी हम CS सर्टिफिकेट सर्विस का यूज़ करते हैं। तो डिजिटल सर्टिफिकेट्स का मतलब है कि वो जो चीज़, वो जो मैसेज आएगा वो हमारे पास वेरीफाई होकर आएगा। कोई भी चीज़ अगर डिजिटली वेरीफाइड नहीं है तो वो क्या है, इंडिविजुअली, यानी कि वो हमारे लिए नहीं है, वो हमारे लिए फेक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं आजकल PUBG और ये सारी चीज़ें खेलते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक VPN ले लेते हैं और डायरेक्टली VPN, तो देखिए कोई भी अच्छी कंपनी होगा ना तो उसके VPN को आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन थर्ड पार्टी VPN से जब भी आप कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको तो लग रहा है यार VPN के थ्रू हम PUBG और ये गेम खेल रहे हैं, बट ये नहीं देख रहे कि आपका पूरा का पूरा लैपटॉप, पूरा का पूरा मोबाइल फ़ोन उन्होंने क्लोन कर लिया, आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक कर रहे हैं। तो इस टाइप्स के ऑथेंटिकेशन से भी बचना चाहिए कि आपकी जो भी सारी की सारी चीज़ें वो वेरीफाई होनी चाहिए। अब अटैक्स, तो अटैक्स क्या करता है कि मोटिव, गोल, मेथड और वल्नरेबिलिटीज, तो उनका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो देखिए अटैकर्स का बेसिकली जो गोल्स होता है वो क्या होता है, अटैकर जनरली हैव मोटिव, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बिहाइंड देयर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज अटैक्स, यानी कि वो आपके जो उनको अटैक्स करेंगे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, यानी कि वो आपकी इंफॉर्मेशन की गैदरिंग करना चाहेंगे। ए मोटिवेशन ओरिजिनेट्स out of the notions that the target systems store or processes sometimes vulnerable, which leads to the threats of an attack on the system. The purpose of the attack may be a distribute the target organization's business operation to steal vulnerable information for the sake of curiosity of even to extract revenge. Therefore, these motivates or goals depends on the attacker's state of mind, their reason for the carrying out such as activities as well as their research of the capabilities. Once the attackers determine their goals, they can employ various tools, attack technique and method to exploit the vulnerabilities in a computer system or security policies and control. यानी कि सिंपल सा है, अटैकर्स का तो भाई सिंपल सा काम है कि वो आपके चीज़ों को ब्रेक करके जाना चाहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप इसका एग्ज़ाम्पल अपने मोबाइल फ़ोन से लीजिए कि आपके मोबाइल फ़ोन में पैटर्न्स लगे हुए हैं, पासवर्ड्स लगे हुए हैं। सब किसी को अगर आपका मोबाइल फ़ोन चुराना होगा तो सबसे पहले क्या करें, इसका पासवर्ड पता लग जाए तो मैं तुरंत रीसेट मार दूँ, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं वो एक गोल है उसका, या मुझे पासवर्ड पता लग जाए, उसका व्हाट्सएप के मैसेज में पढ़ लूँ क्या बातें चल रही है, किससे क्या बातें चल रही हैं, या मुझे फेसबुक का पता लग गया तो फेक मैसेजेस कर दूँ। तो कहीं ना कहीं पेटीएम हो गया, आपका पेमेंट मोड हो गया, आपका बैंक अकाउंट्स हो गया। तो यानी कि क्या है कि सिस्टम्स को और मेल को सबसे ज़्यादा अटैक्स क्यों करा जाता है, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि हर किसी का ना बैंक स्टेटमेंट और सारी चीज़ें मेल पर आती हैं। तो वो क्या है कि वो कहेगा कि या तो सिस्टम अगर मैंने कर लिया, सिस्टम को स्कैन करूँगा तो हो सकता है वहाँ से उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँ, ठीक है, कुछ पर्सनल फ़ोटोज़ मिल जाएँ, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँ,
या कुछ लोग क्या कहते हैं मेल पे रखते हैं, तो मेल के अलावा उसकी एक कॉपी क्या पता उसके सिस्टम में डाउनलोडेड पड़ी हो। तो कहीं ना कहीं आपसे अगर कुछ भी टेक्निक चाहिए तो वो आपकी चीज़ों को करेंगे। अब आपके पास ही को फ़ोन आ जाए कि नहीं यार ये चीज़ है, आपका बैंक का SBI अकाउंट में है, आपका अकाउंट नंबर ये है, आपका फ़ोन नंबर ये है, आपके अकाउंट का बैलेंस ये है, लास्ट पिछले 3 महीने में आपने ये पेमेंट करी, क्योंकि भाई उसने आपका सिस्टम हैक कर लिया, वहाँ से उसने 3 महीने की स्टेटमेंट निकाल लिया आपकी है, आपने इस तारीख को ये ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप कहेंगे अरे तो बैंक वाला ही बोल रहा है, उसको ये पता है मेरा अकाउंट नंबर क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, अगले लास्ट 3 महीने में मैंने क्या क्या ट्रांजेक्शन करी है। अब वो बोलेगा जी आपका KYC अपडेट करना है, आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लगेगा यार बैंक से कॉल है, ऑनलाइन KYC अपलोड कर देते हैं भैया, OTP शेयर करो और हो गया काम आपका। यस या नो एवरीवन? सो मोटिव बिहाइंड द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अटैक्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस कम्युनिटी, परफॉर्म द इंफॉर्मेशन, manipulating data, create a fair and choose by distributing critical infrastructures and bring the financial losses to the target। so काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ अटैक्स, तो अटैक्स के भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। एक पैसिव अटैक्स होता है, एक एक्टिव अटैक्स होता है। सो बेसिकली इन पे क्या है, एक नॉन होता है और एक अननोन होता है। So like a passive attacks do not tamper with the data and involve the encrypting and monitoring network traffic and data flow of the target network। Example include the sniffing and dropping। लेकिन एक्टिव अटैक्स तो इसको और डिटेल में करें तो यहाँ पे इन्होंने पैसिव और अटैक को डिटेल में डाल रखा है। तो पैसिव अटैक्स का कौन सा? पैसिव अटैक इन्वॉल्व द encrypting and monitoring network traffic and data flow on the target network and do not tamper with the data। Attackers perform the reconnaissance on the network activity using sniffing। यानी कि वो आपकी क्या है, मॉनिटरिंग करेगा कि आपके नेटवर्क पे चल क्या रहा है, क्या क्या चीज़ आप पूरे दिन में एक्टिविटीज़ कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें आप ओपन कर रहे हो, क्या मतलब सिर्फ आप पर वो नज़र रखने का काम कर रहा है। दीज अटैक्स are very difficult to detect। the attackers has no active interactions with the target system or a network। the passive attacks allow the attackers to capture the data of files behind the transmit the network without the consent of the user। यानी कि पैसिव अटैक्स में क्या होगा कि पैसिव अटैक्स क्या करेगा, पैसिव अटैक्स वाला सिंपल सा क्या करेगा, पहले तो मॉनिटरिंग करेगा, उसके बाद वो उस डेटा को कैप्चर यानी कि क्लोन करने की कोशिश करेगा। For example, an attackers can obtain information such as unencrypted data is transmit clear text credentials or other sensitive information that is useful for the performing active attacks। यानी कि आपका कोई डेटा आपने जा रहा है जिसको जो इनक्रिप्टेड नहीं है, प्लेन टेक्स्ट में है, तो उसको वो इजीली रीड कर सकता है, और रीड कर सकता है तो फिर उसका वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करें। बट एक्टिव अटैक क्या है? द एक्टिव अटैक टेम्पर विद द डेटा इज ट्रांसमिट फॉर द डिस्ट्रीब्यूट कम्युनिकेशन or services between the systems to bypass or break into the secure systems attacks and launch attacks of the target systems or the network by sending traffic activity that can be detected। so ये सारी चीज़ें कि टाइप्स ऑफ अटैक्स की बात करें तो इतने सारे टाइप्स से हमारे अटैक्स होते हैं। लाइक डॉस अटैक्स होता है, बाईपास प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, मेलवेयर अटैक्स होता है, मॉडिफिकेशन इंफॉर्मेशन, स्नूफिंग अटैक्स होता है, रिपेयर अटैक्स होता है, पासवर्ड बेस्ड अटैक्स होता है, सेशन हाईजैकिंग होता है, मैन इन मिडिल अटैक्स है, DNS एंड आर पोजिशन होता है, देन कंप्रोमाइज की अटैक्स होता है, फायरवॉल्स एंड आईडीज अटैक्स होते हैं, प्रोफाइलिंग्स पर अटैक्स होते हैं, ट्रिपिंग चूज एक्सेंट होता है, प्रिविलेज एक्सेस होता है, बैकडोर एक्सेस होता है, क्रिप्टोग्राफी अटैक्स होता है, SQL डेटाबेस के थ्रू एक्सेस होता है, एक्सेस अटैक्स होता है, डायरेक्टेड ट्रेवल्स अटैक्स होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से अटैक्स होता है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं जो कि हमारे पास यूज़ होते हैं। सो लाइक आप क्लोज इन अटैक्स की बात करते हैं तो इनसाइडर अटैक्स यानी कि जो कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज़ हैं उनके थ्रू भी हमारे पास अटैक्स आ सकते हैं, कोई अनवांटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन अटैक्स हैं, ठीक है। सही है, यहाँ पर क्या मल्टीपल अटैक्स टाइप है। इन्फॉर्मेशन वार्म्स क्या, तो वही है जो मैंने आपको भी बताया था, जो डायग्राम्स मैंने आपको बनाया था, कुछ उसी टाइप्स का ये डायग्राम्स बना हुआ है कि लाइक कि डिफेंसिव वारमेंट्स है हमारे पास हैं, अलर्ट्स हैं, तो ये हमने यहाँ पे डिवाइसेस लगा रखे हैं। वेब एप्लीकेशन अटैक्स चल रहा है, कोई हमारे वेब सर्वर्स को अटैक्स कर रहा है, वेब सर्वर्स को अटैक कर रहा है, मेलवेयर अटैक्स हो रहा है, MNT अटैक्स हो रहा है, सिस्टम हैकिंग हो रही है, ये सारे का सारा किसके थ्रू रहा है, ओवर द इंटरनेट। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, द टर्म्स इंफॉर्मेशन वारफेयर इज इन्फोफायर refers to the use for information and communications technologies for competitive advantage over the opponent। example of information warfare weapons including viruses, sorry,
वायरसेस, वॉर्म्स, टॉर्जन, हॉर्सेस, लॉजिक, बॉम्ब्स। तो ये आपके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे, यानी कि ये आपके लेटेस्ट मतलब चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अगर कहता हूँ कि जो कंपनीज एंटीवायरसेस बनाती हैं वो वायरसेस भी क्रिएट करती हैं, और फिर वो उसी को क्लीन करने के लिए अपग्रेड वर्जन देती है कि भाई इसको अपग्रेड करो, नया वर्जन बाय करो, उसके अंदर आपको ये क्लीन हो जाएगा। सो गाइज वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर बताई गई कि आप किस तरीके से हैकर मैथोलॉजीज ऑफ फ्रेमवर्क क्या होता है। तो लर्निंग द हैकर मैथोलॉजी एंड फ्रेमवर्क हेल्प इथिकल हैकर्स अंडरस्टैंड द फेसेस इन्वॉल्व इन द हैकिंग अटेम्प्ट्स along with the techniques and procedures used by real hackers. The knowledge further helps than the strengthening strengthening the security infrastructures of their organization. The sections discuss various hacking methodologies such as the certified ethical hacker methodologies. तो देखिए यहाँ पर हैकिंग मैथोलॉजीज का दो टाइप्स का कॉन्सेप्ट होता है कि एक होता है कि एक आपके वैलिड हैकर्स होते हैं जो कि रियल में हैकिंग करते हैं। एक कंपनीज अपने रखती है जो कहते हैं कि आप मेरी कंपनी को हैक करिए और हमारे लूप फॉल को एग्जीक्यूट करिए, कि यानी कि सिंपल सा है कि अब मैं आपको अगर बोल रहा हूँ कि यार मेरे घर की प्रॉब्लम्स को आप बताइए, ठीक है, तो अब भाई आप मेरे पूरे पूरे घर को स्कैन करोगे, मेरे जो भी सर्वर्स हैं उन सबको स्कैन करोगे, कहाँ से लूपिंग है, तो वो चीज़ आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको आपको सही करना पड़ेगा। तो अब सही है, तो वो जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स मेरे लाइक डीएनएस से भी रिलेटेड आ सकती है, डीएचसी से भी रिलेटेड आ सकती है, वेब सर्वर से भी आ सकती है, प्रिंट सर्वर से भी आ सकती है, और मेलिंग सर्वर से भी आ सकती है, ओवर द इंटरनेट भी आ सकती है, एक्सटर्नल नेटवर्क के थ्रू भी आ सकती है, पब्लिक नेटवर्क के थ्रू भी आ सकती है, इंटरनल नेटवर्क के थ्रू भी आ सकती है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकती है। तो सारी की सारी चीज़ें मुझे स्कैन करनी पड़ेगी। सो लाइक ये हमारा का पूरा पैटर्न है कि सी एच एथिकल मैथोलॉजी वर्किंग इन फुट प्रिंटिंग। तो फुट प्रिंटिंग स्कैनिंग क्या है, इसके अंदर वनरेबिलिटीज़ क्या है, ये वही है कि आप किस किस तरीके से चीज़ों को स्कैन करेंगे, कहाँ से किस तरीके से आप चीज़ों की गैदरिंग करेंगे, कहाँ से आप किस तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन को स्कैन कर सकते हो, कैसे आपको पता लगेगा कि किस सिस्टम पे क्या क्या प्रोटोकॉल चल रहे हैं, कौन से पोर्ट्स ओपन हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। लाइक सिस्टम हैकिंग का क्या है, ग्रांट एक्सेस है, पासवर्ड से रिलेटेड है, वनरेबिलिटी से रिलेटेड है। तो यही सारी की सारी चीज़ है कि फुट प्रिंटिंग हो गया, स्कैनिंग हो गया, इमिग्रेशन हो गया, वनरेबिलिटीज़ हो गया। तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं क्या एक सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि इन सारी चीज़ों के थ्रू हम सिस्टम्स की गैदरिंग करते हैं, अपने सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट। तो फुट प्रिंटिंग क्या है, फुट प्रिंटिंग आर रिकंसिस्टेंस constitute the preparatory phase in which an attacker gathers as much information as possible about the target period of launching an attack. In this phase, the attackers create a profile of the target organization and obtain information such as IP address, range, namespace, and employees. The footprinting facilitates systems hacking by the revealing vulnerabilities. For the example, the organization's websites may be provide employee biographics and a personal directories which the hackers can use for the social engineering. Conducting a voice queries of the web can provide the information about the network and domain names associated with the specific organization. The footprinting target range may include the target organization, client, employee, operation, network and system. तो कुछ भी हो सकता है, जो भी एक कंपनीज की गैदरिंग करनी है, कहाँ से है, लाइक अगर आपको उसका नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन ही मिल गई तो आप नेटवर्क के थ्रू एंट्री कर सकते हो, किसी एम्प्लॉयज़ के थ्रू आप कर सकते हो। तो मल्टीपल टाइम्स क्या स्कैनिंग भी सेम है। द स्कैनिंग इज यूज टू identify the active holes, open the ports and unnecessary services enabled of the particular host। यानी कि ओपन द होस्ट और एक्टिविटी का मतलब कि आपको मेलिंग करनी है, बट मेलिंग के अलावा आपने लाइक POP3 SMTP के अलावा और भी कुछ पोर्ट्स को ओपन कर दिया है, तो अननेसेसरी के पोर्ट्स ओपन कर दिए तो उसके थ्रू वो आपके घर में आ सकता है। सिंपल सा है ना कि आपको जाने के लिए एक डोर ओपन करना है, बट आपने 10 डोर ओपन कर दिए। तो सिंपल सा है, वो कहते हैं कि जितनी चीज़ की नीड है आप उतनी चीज़ को ओपन करिए, बाकी सबको ब्लॉक करिए। In this phase, the attacker use the details that gather during the reconsistency to scan the network for the specific information, scanning a logical extensions of the active reconsistency. In fact, some experts do not differentiate scanning from the active reconsistency.
However, there is a slight differences in the scanning involves more is deep probing by the attacker. Often that the reconsistency and scanning phase overlap and it's not always the possible to spare them. So ये सारी की सारी चीज़ें so आगे ये एक एक टॉपिक से आपका इमिलेशन हो गया ये हो गया तो इनके बारे में ना एक एक डेडिकेटेड टॉपिक्स हमारा बना हुआ है तो वो टॉपिक्स हम वन बाय वन करेंगे ओके एवरीवन तो ये हमारा सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन दिया है हमने कि लाइक किस तरीके से हमारी जो चीज़ें हैं किस तरीके से हमारी स्कैनिंग होती है एक कंपनी का नेटवर्क है तो नाउ कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहले व्हाट इज़ द DMZ एंड यूज़ एंड हाउ इट्स वर्क तो DMZ नेटवर्क क्या है किस तरीके से ये बनता है किस तरीके से ये वर्क करता है तो व्हाट इज़ DMZ ये आपसे पूछा जाएगा डीमोटलाइज जोन कैसे होता है और किस तरीके से ये जोन काम करता है और किस तरीके से इस डीमोटलाइज जोन की सर्विसेज और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है तो इस वाले को आपको रिसर्च करना है तो सिंपल सा है इफ़ यू कैन गो टू द गूगल एंड टाइप द व्हाट इज़ DMZ एंड यूज़ व्हाट इज़ DMZ एंड यूज़ So simple say the DMZ is a network segment that at the layered securities of creating the buffer zone between the public network like the internet and a private local area network. It is used to host public facing servers like web, email and DNS server which are vulnerabilities to attack but need to be accessible from the outside. So guys how DMZ work is subnet work is the DMZ is a separate isolated subnetwork firewall protections another firewall protection limited access common use web server email server DNS server FTP server proxy server IoTs devices तो guys आपको DMZ पे बहुत ध्यान देना है व्हाट इज DMZ यूज DMZ क्योंकि इंटरव्यूज में ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको DMZ बताया आगे चल के हम धीरे धीरे लैब नहीं है बट ये सारे सर्वर्स भी हम क्रिएट करेंगे लाइक DNS सर्वर DHCP सर्वर वेब सर्वर्स मेलिंग सर्वर ADDS सर्वर्स ये सर्वर्स भी हम वन बाय वन अपनी एग्जीक्यूट करते हुए चलेंगे गॉट इट एवरीवन तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इथिकल हैकिंग कल हम अपना फुटप्रिंटिंग पढ़ेंगे और एक दो चीज़ें और पढ़ेंगे तो वन बाय वन हम अपना फिनिश करते हैं इसको इनफ फॉर टुडे गाइस थैंक यू